इमरान और जोसेफ फोकस के ऑफिस रूम में मौजूद थे। वॉच ट्रांसमीटर पर सफ्तर की कॉल अटेंड करने से पहले इमरान ने फोकस की कनपट्टी पर मुक्का रसीद करके उसे बेहोशी की वादी में पहुंचा दिया था। उसके बाद टोड की कॉल उसने फोकस की आवाज में अटेंड की थी और अब उसे जोलिया और चौहान का इंतजार था। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर कमरे के बाहर जोलिया और चौहान दिखाई दिए। दोनों ने हाथ बुलंद कर रखे थे और उनके पीछे दो सफेद फार्म अक्रेमियन खड़े थे, जिन्होंने जोलिया और चौहान पर मशीन पिस्टल तान रखे थे। दोनों मुसल्ला अफराद के जिस्म पर सफेद रंग की मखसूस यूनिफॉर्म उन्हें गार्ड ज़ाहिर कर रही थी। उनके अलावा वहां पहले से मौजूद कैनेडियन गार्ड भी खड़ा था। उसी लम्हे कमरे में घंटी की मुतरन्निम आवाज उभरी तो फोकस की कुर्सी पर बैठे इमरान ने जोसेफ की तरफ देखा। जोसेफ, दरवाजे की आड़ ले लो। जोलिया और चौहान को लाने वाले दोनों गार्ड्स अंदर आए तो उन्हें फौरन कवर कर लेना। इमरान ने तेजी से जोसेफ को हदायत दी, फिर कंट्रोल पैनल का मखसूस बटन प्रेस करके फौरन ही कुर्सी से उतरकर मेज की आड़ में बैठ गया। दरवाजा खुला तो जोसेफ दरवाजे के पास दीवार से चिपक चुका था। उसके हाथ में स्नोकर का मशीन पिस्टल था। पहले जोलिया और चौहान कमरे में दाखिल हुए, फिर दोनों गार्ड्स अंदर आए तो इमरान ने यकदम फर्श से उठते हुए दोबारा बटन प्रेस किया और हाथ में मौजूद रिवाल्वर का रुख गार्ड्स की तरफ कर दिया। गार्ड्स के साथ साथ जोलिया और चौहान भी इमरान को देखकर बेख्तियार उछल पड़े। जोसेफ ने दरवाजा बंद होते ही आगे बढ़कर मशीन पिस्टल से एक गार्ड के सर पर जरब रसीद की और दूसरे के हाथ से मशीन पिस्टल छीन लिया। जरब खाने वाला गार्ड कराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। दूसरा गार्ड तेजी से जोसेफ की तरफ पलटा ही था कि जोसेफ ने उसके सीने से मशीन पिस्टल लगा दिया। जोसेफ को देखकर उस गार्ड की आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। हाथ बुलंद कर लो मिस्टर, वरना छिलनी कर डालूंगा, जोसेफ ने घुराती हुई आवाज में कहा और गार्ड ने बुखलाकर हाथ उठा दिए। उधर दीवार के पास खड़े हो जाओ, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा तो गार्ड इमरान की तरफ खौफजदा निगाहों से देखते हुए दीवार की तरफ बढ़ा, मगर दीवार के पास बेहोश पड़े फोकस को देखकर बेसाख्ता उछल पड़ा। जोसेफ ने उसे छीना हुआ मशीन पिस्टल जोलिया की तरफ उछाल दिया। जोलिया ने मशीन पिस्टल कैच किया और दोबारा इमरान की तरफ देखने लगी, जबकि चौहान ने फर्श से बेहोश पड़े गार्ड का पिस्टल उठा लिया था। तुम कहां थे अब तक? जोलिया ने इमरान से पूछा तो उसकी आवाज भरा गई। पुष्पा देवी के पास उसकी मेहमान नवाजी से लुत्फ उठा रहा था। क्या तुम लोगों को कोई तकलीफ दी गई है? इमरान ने जवाबन कहा। हाँ, इस पुष्पा ने हमें मुसलसल दहशत के अजाब में डाले रखा था, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान साहब, पहले हमें बदरूहों के गार में बंद किया गया था और वहां ऐसे भयानक वाकयात पेश आए कि खुदा की पनाह हम खौफ की शिद्दत से बार बार बेहोश होते रहे, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हराफा देवी तो कहती थी कि उसने तुम्हें अजाब में मुब्तला कर रखा है, जोलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा। हाँ, मुझे और जोसेफ को कुर्बानी का बकरा बनाकर नाग देवता की भेंट चढ़ाने के लिए तैयारी कर ली गई थी। बहरहाल अब हम पुष्पा देवी के मेहमान हैं। उसने मुझे तंजीम का चीफ बना दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो पहला चीफ फोकस कहाँ गया? चौहान ने चौंकते हुए पूछा। पुष्पा ने मुझे पसंद करने के बाद फोकस को उसके ओहदे से डिसमिस कर दिया है, वो पड़ा है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और दीवार के करीब बेहोश पड़े फोकस की तरफ हाथ से इशारा किया तो जोलिया और चौहान फोकस को देखने लगे, जिसका चेहरा जख्मी था। दूसरी दीवार के पास स्नोकर की लाश पड़ी थी। गार्ड स्नोकर के फटे हुए सर और फर्श पर बिखरे भेजे को देखता हुआ लरस रहा था। इमरान साहब, सफदर, तनवीर और खावर कहाँ हैं? चौहान ने एक दो लम्हों बाद इमरान से पूछा। वो भी बखैरियत हैं और निसफ घंटा बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और दीवार के पास खड़े गार्ड की तरफ देखने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने गार्ड से पूछा, जैसे जोसेफ ने निशाने पर ले रखा था। मर्फी, गार्ड ने खौफ से हगलाती हुई आवाज में कहा। अंथोनी कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो अपने कमरे में है। उसने हमें हुक्म दिया था कि हम लॉकअप में बंद अफराद को निकालकर चीफ के कमरे में ले जाएं। क्या तुमने चीफ को हलाक कर दिया है? मर्फी ने खौफजदा लहजे में कहा। नहीं, लेकिन अब तुम्हारे साथ उसे भी हलाक कर दिया जाएगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे चंद सवालों के जवाब दो। याद रखो, इस वक्त मुकद्दस रूह यहाँ मौजूद है और उसने मुझे फोकस की जगह चीफ मुकर्रर किया है। तुमने जरा भी झूठ बोला या गलत बयानी करने की कोशिश की तो मुकद्दस देवी फौरन तुम्हारी जान निकाल लेगी।
इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो मर्फी के साथ साथ चौहान भी खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने लगा। मैं सच सच बताऊंगा, मर्फी ने अपने खुश्क होंठों को जबान से तर करते हुए खौफजदा सी आवाज में कहा। पहले ये तो बताओ कि इस इमारत के अंदर बाहर कितने गार्ड्स हैं और हेलीपैड कहाँ है? इमरान ने सवाल किया। इस इमारत के बाहर हेलीपैड है, बाहर 25-30 से फार्म गार्ड्स हैं, जबकि इमारत के अंदर 8-10 मेरे साथी गार्ड्स ड्यूटी देते हैं, मर्फी ने जवाब में कहा तो जोलिया मेज के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। इमरान मर्फी से सवाल करता रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद सवाल जवाब का सिलसिला बंद हुआ तो इमरान और उसके साथी ब्लैक स्पाइडर के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। अलबत्ता पशपा देवी के बारे में मर्फी को ज्यादा मालूमात हासिल ना थीं। उसके बयान के मुताबिक फॉक्स का मुकद्दस देवी से डायरेक्ट राब्ता था और उसके हुक्म पर तंजीम के छोटे बड़े मेंबर्स पशपा देवी के गुलाम बने थे। पशपा देवी सदियों से मकड़ालू कबीले पर हुक्मरानी कर रही थी और उसी ने मकड़ालू कबीले के आदमखोर वैश्यों को फोकस की गुलामी करने का हुक्म दिया था। देवी के हुक्म से कोताही करने वाले को देवी ऐसी सजा देती थी कि वो शख्स खून थूक कर चंद लम्हों में मर जाता था। फोकस और उसके मातहतों की मौजूदगी में चंद ऐसे वाकयात पेश आए थे जिसके सबब तंजीम के मेंबर्स भी मुकद्दस देवी से खौफजदा रहते थे। एक दो मरतबा मेंबर्स ने रात के वक्त बादलों पर देवी का अक्स भी देखा था। अलबत्ता ज्यादातर मेंबर्स उसकी आवाज ही सुनते रहते थे। हेडक्वार्टर की इमारत के बारे में भी मर्फी ने तफसील बताई थी कि उसमें तंजीम के इंतजामी अफिसर्स के कमरे भी हैं और हेलीपैड के इंचार्ज राजर का ऑफिस भी, जबकि कंट्रोल रूम राहदारी के इख्तिताम पर वाक़या था। वहां से हेडक्वार्टर के आसपास और अंदरूनी हिस्से की स्क्रीनों के जरिए निगरानी की जाती थी। उसके अलावा इंटरकॉम के जरिए कंट्रोल रूम का हर कमरे से राब्ता कायम था और वहीं से तमाम मेंबर्स को हदायत या चीफ के अहकामात पहुंचाए जाते थे। इस इमारत के बाहर हेलीपैड की दूसरी जानिब भी एक इमारत थी और उस इमारत में लेबॉर्ट्री, रिसर्च सेंटर और एक वर्कशॉप कायम थी। मर्फी के बयान के मुताबिक वहां कई साइंसदान, टेक्नीशियंस और दूसरे वर्कर्स काम करते थे जिनकी तादाद 50 के लगभग थी और वो 2 शिफ्टों में काम करते थे। उनकी रिहाइश भी उसी इमारत के एक हिस्से में थी, जबकि सिक्योरिटी ऑफिस कंट्रोल रूम वाली इमारत में था। हेडक्वार्टर के बाहर 1 किलोमीटर के फासले पर 3 अतराफ में चेक पोस्टें कायम की गई थीं ताकि इन अतराफ में रहने वाले कबायली हेडक्वार्टर की तरफ न आ सकें। ग्रीन पॉइंट हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी सिलसिले के आगाज में था। वहां से आगे एक बुलंद पहाड़ के पास ब्लू पॉइंट था और इस पहाड़ पर रेडार नस्ब था। इमरान को यह सब जानकर अंदाजा हो गया कि ब्लैक स्पाइडर कितनी ताकतवर तंजीम है। तंजीम के कम अज कम 100 मेंबर्स के अलावा तंजीम को मकड़ालू कबीले पर गलबा हासिल था और हेडक्वार्टर में कबीले के 30-40 जवान मौजूद थे, जबकि ग्रीन और ब्लू पॉइंट के अलावा तीनों चेक पोस्टों पर 4-5 दर्जन से जायद फार्म गार्ड्स के तौर पर ड्यूटी दे रहे थे और जरूरत पड़ने पर मकड़ालू कबीले की बस्ती से मजीद अफराद को तलब किया जा सकता था। इस तरह 200-250 अफराद से बैक वक्त निपटने के लिए सीक्रेट सर्विस को इंतहाई होशियारी और हिकमत अमली से काम लेने की जरूरत थी। अगरचे तंजीम के चीफ को उसने गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन तंजीम के इन दूसरे ओहदेदारों को काबू किए बगैर तंजीम का खात्मा और मकसद का हसूल मुमकिन नहीं था, जो तमाम मेंबर्स और गार्ड्स को कंट्रोल कर रहे थे। उनमें कंट्रोल रूम इंचार्ज रांगचू, सिक्योरिटी इंचार्ज क्राउन और लेबॉर्ट्री इंचार्ज माइकल काफी अहम अफराद थे। रांगचू के बारे में मर्फी ने बताया था कि फोकस के बाद रांगचू ही सबसे ज्यादा इख्तियारात रखता है और वो तंजीम के बाकी अफराद में से है। रांगचू को मर्फी ने कई मरतबा फोकस के कमरे में चाय पीते देखा था, जबकि माइकल और क्राउन फोकस के कमरे में आते जाते देखे गए थे। अब तुम क्या करोगे? जोलिया ने इमरान से पूछा। मुकद्दस देवी के हुक्म की तामील, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि मर्फी को समझ ना आ सके। कौन सा हुक्म? तुम्हारा उससे क्या वास्ता? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये वास्ता क्या कम है कि उसने मेरी शराइत मानकर मुझे चीफ बना दिया है, अब मुझे भी अपना वादा पूरा करना होगा, इमरान ने कहा। क्या वादा इमरान साहब? चौहान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शादी का वादा, इमरान ने संजीदगी से कहा तो जोलिया इमरान को घूरने लगी। ओह, तो क्या आप रूह से शादी करेंगे? चौहान ने चौंकते हुए कहा।
बिल्कुल, वो भी तो मेरे जिस्म से नहीं मेरी रूह से प्यार करती है। सोचो जब रूहों की बारात होगी तो कितनी खुशियों की बरसात होगी, भीगी भीगी रात होगी और रक्स में कैनात होगी। और इमरान ने चहकते हुए मुसरत भरे लहजे में कहा। मगर उसी लम्हे इंटरकॉम की बेल बज उठी और इमरान यकदम खामोश हो गया। न जाने किसकी कॉल थी। चौहान, मर्फी को खिला दो बर्फी। इमरान ने संजीदा होकर चौहान को मखसूस इशारा करते हुए कहा तो चौहान तेजी से कदम उठाता हुआ मर्फी के करीब आया और उसे दीवार की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। मर्फी ने चौहान की तरफ पुश्त की तो चौहान ने फौरन ही मर्फी के सर पर मशीन पिस्टल के दस्ता से जोरदार जरब लगाई और मर्फी कराता हुआ फर्श पर ढेर होता चला गया। तब इमरान ने इंटरकॉम ऑन कर दिया। हेलो चीफ, रांगचू बोल रहा हूँ। इंटरकॉम से एक आवाज बुलंद हुई तो इमरान चौंक पड़ा। यस रांगचू, क्या सीक्रेट सर्विस के बाकी तीनों मेंबर्स आ चुके हैं? इमरान ने फॉक्स के लहजे में कहा। यस चीफ, वो अहाते के गेट पर मौजूद हैं। मुझे अभी गेट गार्ड ने बताया है इन तीनों अफराद के साथ टोड और मार्टन हैं। क्या आपने उन्हें माफ करके तंजीम का मेंबर बनाने का फैसला किया है? रांगचू की मोदबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, मुकद्दस रूह ने उन्हें माफ करके तंजीम के लिए काम करने पर आमादा किया है और मुझे मुकद्दस रूह ने हुक्म दिया है कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स की सलाहियतों से तंजीम को मजीद ताकतवर बनाया जाए। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। जोलिया और चौहान भी लाकअप में नहीं हैं, क्या उन्हें भी मुकद्दस देवी ने माफ कर दिया है? रांगचू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि मुकद्दस देवी का हुक्म था इसलिए मैंने उन्हें अपने कमरे में तलब कर लिया है। उनके बाकी साथी यहाँ आएंगे तो उन्हें तंजीम का बाकायदा मेंबर बनाकर उन्हें उनकी ड्यूटी से आगाह कर दिया जाएगा। इमरान ने जवाब में कहा। समझ गया सर। रांगचू ने दूसरी जानिब से अजीब से लहजे में कहा तो इमरान चौंक पड़ा। क्या समझ गए हो? तुमने क्यों कॉल की थी? इमरान ने तेजी से पूछा। यही कि मुकद्दस रूह ने पाकिस्तानी एजेंटों को माफ कर दिया है, यही जानने के लिए मैंने कॉल की थी। रांगचू की तंजिया सी आवाज आई और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान के जहन में खतरे की घंटी बज उठी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।